नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है। आज के इस वीडियो प्रोग्राम में लिब्रस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र सर आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो है वैकेंसी वीडियो की आ चुकी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की आने वाली है, सीटेट का फॉर्म भरा जा चुका है, उसका जल्द ही उसका लास्ट डेट आने वाला है और जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम भी होना है। और इसके बाद अभी जल्द ही सरकार ने घोषणा किया हुआ है कि टेट का भी फॉर्म जो है अतिशीघ्र आ जा रहा है और टेट का आएगा तो तुरंत सुपर टेट का आ जाएगा। तो इसलिए हमको बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से हमको पढ़ने की जरूरत है। तो इसी योजना को देखते हुए मैं अपना यह प्रोग्राम चला रहा हूं लिब्रस क्लास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हमको जो है जैसे इसका चलाने का कारण क्या पड़ा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दूर दराज के बच्चे हैं, दूर दराज के अभ्यर्थी हैं जो यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। उनको हमारे वीडियो के माध्यम से और लाइव क्लासेज भी चलती हैं, तो लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको हम आप तक पहुंच सकते हैं और आपको वो सारी जानकारी दे सकते हैं। ऐसी महिलाएं जो यहाँ तक आने में असमर्थ हैं, उनके लिए यह बड़ा ही उपयोगी समय होगा कि लाइव क्लास के माध्यम से आप हमारे यहाँ जो है इसके डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे लिब्रस क्लास का जो है रिसेप्शन का नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टर सर का नंबर लिखा हुआ है, तो उस नंबर पे कॉल करके आप अपना कोर्स पा सकते हैं। और हिंदी का ग्रामर का पार्ट जो टेट सुपर टेट में आता है, टेट के लिए स्पेशली अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन आता है। 30 क्वेश्चन में आपको 29 नहीं होने दूंगा, क्योंकि इस बार जो है जो नया मसौदा तैयार किया गया है उसमें 1/4 जोड़ा जाना है। तो आपको स्कोर करना है, अभी से रणनीति बनाने की जरूरत है। दूसरी चीज, जो अभ्यर्थी जो है झारखंड पीजीटी टीजीटी के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, उनका जुलाई में एग्जाम होना है। तो यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, ग्रामर का क्वेश्चन हिंदी का तो उनको आना ही आना है। तो ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है। यहाँ से आप ग्रामर से कोई भी जो समस्या है आपकी वह सॉल्व हो जाएगी। तो आइए हम चलते हैं। आज जैसा कि हम चल रहे हैं हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार का टॉपिक हमारा चल रहा है और वर्ण विचार में लगभग हम समापन की तरफ अग्रसर हैं। इससे पहले मैंने 4 क्लास लिया हुआ है वर्ण विचार का, और 4 क्लास में आपको बड़ा ही डीपली मैं बताने का प्रयास किया हूं। मैं वहीं पे बताने का प्रयास किया हूँ, उन्हीं चीजों को बताने का प्रयास किया हूँ जहां से आपके प्रश्न फैक्ट टू फैक्ट पूछे जाते हैं। फालतू की चीजें उसमें मैं ऐड करने की कोशिश नहीं किया हूँ, क्योंकि हमें आपके डाटा की काफी चिंता है, आपके समय की काफी चिंता है। आप अपने समय के अनुसार जो है तैयारी, कम समय में अधिक तैयारी कर सकते हैं। तो पॉइंट वाइज चलता हूं और बताते हुए चलता हूं कि क्या महत्वपूर्ण है, आपको क्या पढ़ना बहुत जरूरी है। उन चीजों को पढ़ करके आप अधिकतम स्कोर कर सकते हो, उन चीजों को पढ़ करके आप सिलेक्शन पा सकते हो। तो आइए उन सभी चीजों को देखते हैं और उन चीजों को समझने की जरूरत है। देखिए, हर हर जगह रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रट्टा मार पद्धति जो है बहुत बेकार होती है। ऐसे बच्चों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण यह क्लास है जो अभी अध्ययनरत हैं, 6, 7, 8, 9, 10। स्पेशली अगर बात करें तो 8 तक के बच्चे जिनका वर्ण विचार टॉपिक है, यहां से पढ़ सकते हैं। उनका वर्ण विचार टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। कहीं से दूसरी जगह से कुछ आता नहीं है, जो एग्जाम में आता है यहीं से आता है। तो हमारा आज का यह क्लास संख्या 5वां है और हम स्वरतंत्रियों पर बहुत ही विस्तृत चर्चा कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि स्वरतंत्रियों के आधार पर हमने हमारी स्वरतंत्रियां कितनी होती हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे व्यंजनों का और स्वरों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है, कौन कौन से वर्ण कौन किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। यहाँ से आपका 2 प्रश्न कन्फर्म है, 2 प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, यहाँ से निश्चित समझिए। अब अगला प्रश्न यहाँ से क्या हो सकता है, अगर थोड़ा सा लेवल टफ किया
श्वास की मात्रा के आधार पर प्रश्न क्या पूछा जा सकता है और कैसे बन सकता है, मैंने ट्रिक के माध्यम से भी बताया है और समझाने का भी प्रयास किया। आप दोनों चीज समझ सकते हैं। अगर आप उस चीज को समझ लिए तो ट्रिक की जरूरत नहीं, और ट्रिक अगर आप याद रखे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों काम करते हुए चलते हैं। तो आइए हम चलते हैं हिंदी व्याकरण का जो अगली क्लास है हमारा वर्ण विचार का। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद हमको पढ़ना। श्वास की मात्रा यानी कि जो सांस से हम जो समय लगाते हैं, किन वर्णों को हम कितने समय में बोलते हैं, उस आधार पर वर्णों को हम विभाजित कैसे करेंगे। अगर ऐसे पूछ ले कि स्वर श्वास की मात्रा के आधार पर, या आपका ऐसे कह सकता है कि प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद, प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजनों के भेद की अगर बात करें, हम अगर कहें प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व प्राणत्व के आधार पर, दूसरे शब्दों में के आधार पर व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद, ये आप देखिए आज इस चीज को हमको पढ़ना है। इसमें प्राणत्व के आधार यानी कि प्राण की बात हम कर रहे हैं, तो देखिए जो हमारे वर्ण हैं क ख ग घ ङ, ये जो है सभी वर्ण की अगर हम बात करें तो किन आधारों पर इनको विभाजित किया गया है, तो इनको हम देख सकते हैं कैसे विभाजित किया गया है प्राणत्व के आधार पर। देखिए पहला नंबर तो हम देख सकते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा चीज देख सकते हैं महाप्राण। अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर जो है ये क्या प्राण प्राण की बात किए हुए हैं, महाप्राण और अल्प प्राण। जैसे अगर हम व्यंजन की बात करें तो आपने यह देखा होगा कि क ख ग घ ङ च छ ज और झ और ञ। अगला है ट ठ ड ढ ण, ता थ द ध और न। अगला है प फ ब भ म। हम पर्टिकुलर इन वर्णों को लेकर के थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है महाप्राण, क्या होता है अल्पप्राण। देखिए कुछ भी अधिक चीज नहीं, अल्प, अल्प मतलब क्या होता है कम समय लगना, कम समय लगना। यानी कि जिन वर्णों को हम बोलने में, हम अगर यह कह दें कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से कम श्वास निकलती है, कम श्वास यानी कि बहुत कम समय लगे, कम श्वास, कम श्वास निकलती है। अगर हम अब दूसरी भाषा में बात करें कि जिन वर्णों को बोलने में हमको कम समय लगता है उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण किन वर्णों को कह देंगे, महाप्राण हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से अधिक मात्रा में श्वास निकलती है, अधिक मात्रा में
श्वास निकलती है। देखिए, निकलती है। ये बात अगर हम करें कि वर्णों को जो हम बोलते हैं तो कुछ को थोड़ा सा समय लगाते हैं, यानी कि जिन वर्णों को बोलने में हमको अधिक समय लगे और जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगे। जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगे वह अल्प प्राण, और जिन वर्णों को बोलने में हमको अधिक समय लगे वह महाप्राण। महा मतलब बड़ा हो गया, महा मतलब बड़ा हो गया, और अल्प मतलब छोटा हो गया। जैसे आप इन वर्णों को बोलिए, क, ख, ग, घ, ङ। अब देखिए, इन वर्णों को जैसे ही बोल रहे हैं, इसको बोलने में देखिए समय कितना लग रहा है। क, ख, आप जैसे कह रहे हैं क, रुक जा रहे हैं, समय आपके मुंह से हवा कम निकल रही है। लेकिन जैसे ही आप कह रहे हैं ख, देखिए मुंह से, आपके मुंह से सांस अधिक निकली कि नहीं निकली। और दूसरी बात हम बात करें तो वह जो है, दूसरे शब्दों में अगर बात करें हम तो क्या होगा, अधिक समय लगा। क, ख, यानी कि अगर सेकंड की बात किया जाए तो इसमें अगर 1 सेकंड लग रहा है तो अगले में 1.5 या 2 सेकंड लग जा रहा है। 1 सेकंड से अधिक समय लग रहा है। अगर का को बोलने में हमको 1 सेकंड का समय लगेगा तो खा को बोलने में 1 से अधिक सेकंड का समय लगेगा। आप सेकंड में उसको डिवाइड कर, तो देखिए क, ख, ग, घ, ङ, यानी कि ऐसे अब अगर इस चीज को आप समझ गए हो, इस चीज को आप समझ गए हो, तो मैं जो यह समझाना चाह रहा हूं, अभी मेरे बोलने से पहले ही आपके आंसर आना स्टार्ट हो गए होंगे। महाप्राण कौन हो सकता है, अल्प प्राण कौन हो सकता है। जिसको बोलने में अधिक समय लगा महाप्राण, जिसको बोलने में कम समय लगा अल्प प्राण। तो हम अगर क बोल रहे हैं क, तो यह कौन सा होगा, और ख क्या होगा। तो यानी कि देखिए इसको कम समय लग रहा है। किसको किसको, क, ख, क, ग और ङ। ये जो वर्ण है, ये जो वर्ण है आपको बोलने में कम समय लग रहा है, कम समय लगा, कम समय लगा। यानी कि अगर इसको हम बात करें तो अल्प प्राण की बात हो गया, अल्प प्राण हो गया। भाई देख लीजिए, क, ख, ग, घ। और इसी के साथ में अगर हम दूसरे वर्ण की बात करें, ख और घ की बात करें, दूसरे और चौथे वर्ण की बात करें, तो उनको बोलने में समय अधिक लग रहा है। इसलिए जो दूसरा और चौथा वर्ण होगा वह क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। महाप्राण, क्योंकि उनको बोलने में समय कितना लगा, अधिक लगा। ऐसे वर्ण मिलेंगे। अगर इस चीज को आप देख रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप जिन वर्णों को बोलने में आप बोल करके देखिए, उन वर्णों को बोल करके देखिए, बोलिए अपने अपने अंदाज में बोलिए, लेकिन सही तरीके से बोलिए, सही तरीके से उच्चारण कीजिए। उच्चारण करने का तरीका क्या होता है, क, ख, ग, घ। आप ऐसे मत बोलिए क, ख, ग, घ। अगर इस तरह से बोलेंगे, एक लय में बोलेंगे, तो आपको इस तरह से पता नहीं चल पाएगा। आप आराम से बोलिए, जैसे आप प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे। स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो, जब प्राइमरी में पढ़ाए जाते थे तो हमारे गुरुजी क्या पढ़ाते थे, पढ़ो क, ख, ग, घ, ङ। इस तरह से पढ़ाया जाता था। तो वह प्राणत्व के आधार पर उनका उच्चारण करवाते थे, और प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार से इनको विभाजित किया जा सकता है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो आप समझ गए होंगे कि यानी कि जो दूसरा वर्ण है, अगर हम इसके बात करें वर्णों की, कि दूसरा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण की अगर हम बात करें तो दूसरा और चौथा वर्ण हमारा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। और पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। तो आप यह कह सकते हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। ये किन पर लागू होता है, लागू यह होता है वर्गीय व्यंजनों पर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए मैं पूरा भरपूर समय दूंगा, आप समय ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा,
स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे चलते हैं। वैसे देखिए, इन चीजों को जो हिंदी या कोई भी टॉपिक आप देखिए पढ़िए, उसको पढ़ते समय अगर आप नोट करते हुए चले ना तो ज्यादा अच्छा होता है। नोट करने से उस चीज का आपका रिवीजन होता है, तो एक नोट्स, बहुत अच्छा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा बड़े में डिस्क्राइब करें हम जो बात कर रहे थे, वर्ण विचार हम पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, हमारा यह टॉपिक चल रहा है। जैसा कि आपको हमने अभी बताया कि वर्ण जो है कौन कौन है, क, ख, ग, घ और ना। थोड़ा सा किनारे लिखें ताकि कुछ हम और बताना चाहते हैं इसी के साथ बता दिया जाएगा। यहाँ पे लिखें कि क, ख, ग, घ, ङ। इन वर्णों को देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं। च, छ, ज और झ और ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों को हम देख रहे थे और हमने अभी कहा कि जो पहला वर्ण होता है, पहला और तीसरा वर्ण, ये पहला इस कैटेगरी में आ जाएंगे, पहला और तीसरा, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये कौन से वर्ण हो जाएंगे? ये कहलाएंगे आपको अल्प प्राण कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे, अल्प प्राण। अब इसको अलग से हमको लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरे वाले नंबर पे क्या है? दूसरे वाले नंबर पे हम इसको लीजिए ब्लैक से कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जो दूसरा वर्ण है और कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है। ये चौथा वर्ण है। ये जो है क्या है? महाप्राण है, महाप्राण है। आपको यह समझ में आया? तो यहां से आपके प्रश्न बहुत शानदार बन सकते हैं कि कौन सा वर्ण महाप्राण है और कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। इनके अतिरिक्त जो और वर्ण हैं उनको क्या क्या कहा जाता है उसके बारे में भी थोड़ा जानने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे आपका प्रश्न क्या बन सकता है, यहाँ पर आपका प्रश्न कैसे पूछ सकता है? देखिए, जो टेट में पूछा जाता है, यूपीपी में पूछा जाता है सीधे कि निम्न में से निम्न में से निम्न में से ताल महाप्राण, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन वो बना दे रहा हूं, ताल महाप्राण व्यंजन है, ताल महाप्राण व्यंजन है। यानी कि तालु का मतलब तालु से बोला जा रहा हो, चाहे उसका उच्चारण स्थान तालु हो जाए और प्रायत्व के आधार पर महाप्राण हो जाए। अब आपको ऑप्शन ए में अगर मिल जाए, ऑप्शन ए में मिल जाए कि च, ऑप्शन बी में मिल जाए झ, ऑप्शन सी में मिल जाए आपको ज और ऑप्शन डी में मिल जाए। अब आपको यह याद होना चाहिए कौन सा महाप्राण है। आपको देखिए, हमने क्या कहा कि तालु महाप्राण है, तालु वर्ण का महाप्राण व्यंजन है। अब आपको इस पे एक ऑप्शन और भी दे सकते हैं। अभी तो यहाँ सभी वर्ण तालु, दूसरा ऑप्शन या इसी का दूसरा ऑप्शन इस प्रकार से दे दे, आपको थोड़ा सा और टफ कर दे कि ऑप्शन ए कर दिया ख, ऑप्शन बी कर दिया ठ और ऑप्शन सी कर दिया छ और ऑप्शन डी कर दिया फ। देखिए, ऑप्शन एक ही तरह से हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर देखिए, अब अगर किसी को यह नहीं पता है कि ताल वर्ण कौन से हैं,
कंठ वर्ण कौन से हैं, उच्चारण के स्थान स्थान पर कितने आधार पर बांटा गया है। तो इन चीजों का वीडियो हमारा पिछला वीडियो बना हुआ है, उस वहां से आप देख सकते हैं, लिंक में आपका वीडियो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमको देखने की क्या जरूरत थी कि ताल वर्ण कौन सा है, तो हमने क्या देखा, ताल वर्ण इसमें सभी हैं। अब देखना हमको महाप्राण, तो दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, तो यहाँ पे हमने देख लिया दूसरा और चौथा वर्ण, यहाँ पे झा है, यानी कि चौथा वर्ण हमारा झा है, इसलिए आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही ऑप्शन इस तरह से डाइवर्ट करके दे दिया, यहाँ पर आपका क्या समस्या आई कि ये भी दूसरा वर्ण है, 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 यानी कि अगर हम बात करें सबके सब महाप्राण है, सभी के सभी महाप्राण है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि महाप्राण होने के साथ साथ वे ताल वर्ण भी हों, तो ताल वर्ण इसमें देखिए, ये खा जो है कंठ है, ठा मूर्धन्य वर्ण है, फा ओष्ठ वर्ण है, और छा जो है आपका ताल वर्ण है, इसलिए सी इज द आंसर, राइट आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अगर जो है थोड़ा सा इसमें और घुमा दे, थोड़ा सा और घुमा दे और टफ कर दे, सीधे सीधे पूछ ले कि इसमें अघोष सघोष की भी बात कर दे, आपको मैंने पहले ही बता चुका है, मैं पहले ही बता दिया हूं कि अघोष वर्ण कौन से हैं, सघोष वर्ण कौन से हैं। तो अघोष वर्ण कौन से हैं, इसका जो है जो ये पहला और दूसरा वर्ण है ये अघोष है, और तीसरा चौथा पांचवा क्या है, सघोष है। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण तालु का है, अगर प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता कि कौन सा वर्ण अघोष भी है, महाप्राण भी है और तालु भी है, तब यहाँ पर देखना पड़ता कि दूसरा वर्ण ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर ऑप्शन ये दोनों दे दे तो ये जो है सघोष है, यह अघोष है। इस प्रकार से अगर टफ प्रश्न किया तो, नहीं तो यहीं से निपट जाते हैं, इतने पे ही निपट जाते हैं, इससे अधिक नहीं पूछ पाते हैं। आपको हमने सारे आधार पर बता दिया। अब इसमें थोड़ा सा और कुछ देखने की जरूरत है। आपने यहाँ देख लिया कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न की प्रवृत्ति क्या हो सकती है, इन प्रवृत्ति के आधार पर इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। इन प्रवृत्तियों को हमने क्या किया, देख लिया। अब आगे हमको चलने की क्या जरूरत है कि कुछ जो वर्ण है हमारे अभी य र ल व, उनको क्या क्या कहा जाता है। अभी तक तो माँ तक हमने चर्चा कर दिया। अच्छा, इसी के साथ में दो वर्ण यहाँ पे हमारे और मिलते हैं, रा और ढ़ा। हमने पहली क्लास में ये चीज हमने बताया हुआ था। इस वर्ण का दो तीन नाम है। पहला नंबर इसको आगत व्यंजन कहते हैं, दूसरा बात इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, तीसरा द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अगर आपको ऑप्शन में आ जाए कि निम्न में से आगत व्यंजन कौन सा है, द्विगुण व्यंजन कौन सा है, या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, इसमें से कोई भी ऑप्शन में देता है तो वह आंसर सही होगा। तो इसको भी याद रखने की जरूरत है। और हिंदी वर्णमाला में आपको क्या मिल सकता है, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पे थोड़ा सा एक चीज और हम बता दें आपको, एक चीज और बता दें, ज्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े, कि इसमें स्पर्शी व्यंजन तो सभी हैं, लेकिन इसमें इनको अगर इन वर्णों को स्पेशल बात किया जाए, चा छा जा झा और या, तो यह स्पर्श व्यंजन होने के साथ साथ क्योंकि इनको बात कर, इनको बोलने में हमारी जो वाणी होती है संघर्ष करते हुए, मुंह की जो हवा होती है संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अगर अब आपसे पूछ लिया इसमें से निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ जा झा और यहाँ। तो ये स्पर्श संघर्षी, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या है, स्पर्श स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये व्यंजन कौन से है, च छ ज झ और
या, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब आते हैं आगे, इसी में पूछ ले अगर ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो भैया तीनों सा आते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन में। और उसके साथ साथ जो है, उसके साथ साथ हाँ, तो ऊष्म संघर्षी व्यंजनों में इसके साथ साथ आते हैं। आइए स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हमें लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए संघर्षी व्यंजनों में आपको हमने जैसा कि बताया ये व्यंजन है, और उस संघर्षी व्यंजन में तीनों सा और हा आ जाते हैं, तो वो अभी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार किताब, वर्ण विचार, वर्ण विचार। और माँ के बाद आपको, आपने देखा कि कौन कौन से वर्ण आ रहे थे। यह आ रहा था तालुषा आ रहा था, मूर्धन्य सा आ रहा था, और दंत सा आ रहा था, आता है। इन वर्णों को ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यह ऊष्म व्यंजन है, तो इसको हम कह सकते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछ जाए ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन ये है। इनके साथ में दो तीन व्यंजन और आ जाते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन में। देखिए ऐसे व्यंजन आपने देखा होगा हिंदी वर्णमाला में कि इस तरह से लिखा होता है, इस तरह से लिखा होता है। जैसे ये खा है ना, खा के नीचे भी आपने नुक्ता देखा होगा, फा के नीचे नुक्ता देखा होगा, खा हो गया, फा हो गया, और एक व्यंजन एक वर्ण के नीचे और देखा होगा, जा, इसके नीचे नुक्ता, ये नुक्ता है। इसके अगर आविष्कार की बात करें, इसके आविष्कार की बात करें, हिंदी साहित्य में हमने इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा रखा है, किसने आविष्कार किया, कब किया, कैसे किया, तो इसके आविष्कार को वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप यह जानिए, इनको भी अगर आपसे कभी कभी, एक बार टेट का एग्जाम था, मुझे लगता है 2016 वाला टेट था, वहां पे ये वर्ण दे दिया गया था, इसमें से कहा कि कौन सा वर्ण विदेशी, तो जिसके नीचे नुक्ता लगा, विदेशी मतलब हिंदी का नहीं है, अगर नुक्ता लग गया तो वह उर्दू का शब्दावली हो गया, और जब उर्दू का शब्दावली हो गया तो उर्दू हमारी देसी भाषा नहीं है, विदेशी। तो ऐसे में यानी कि फारसी की हम बात करें, लिपि फारसी है उर्दू की, फारसी लिपि का वर्णन करने लगा, तो ऐसे में विदेशी वर्णों के अंतर्गत, आगत वर्णों के अंतर्गत आ जाते। तो इसमें आपने यह देखा। दूसरा चीज, दूसरा चीज जो है, ये उस संघर्षी व्यंजनों की बात हो गई। इसके पहले वाला जो वर्ण आता है, आपने देखा होगा अंतस्थ व्यंजनों की बात किया हमने। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा देख लें। अंतस्थ व्यंजनों में कौन कौन से आते हैं? किया आता है, रा आता है, ला आता है, और वा आता है। तो देखो भैया, इसमें जो है आपको दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है। नंबर एक, आप नहीं जानते होंगे कि अगर आपसे पूछ ले कि इसमें भैया ये बताओ अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, अर्ध स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, तो देखिए अर्ध स्वर, इसमें स्वर का थोड़ा सा गुण पाया जाता है, इसलिए या और वा को जो है अर्ध स्वर वर्ण भी कहा जाता है। यह आपको याद रखने की जरूरत है कि अर्ध स्वर कौन से हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन वर्ण अर्ध स्वर है। अब आपको ऑप्शन भी इसका कैसे मिल सकता है कि स्वर से उठा के कुछ 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 शब्द रख देंगे, कुछ अक्षर रख देंगे, इसमें से कोई रख देगा, तो अगला तुरंत जाएगा ही नहीं, कहेगा भाई या और वा तो जो है स्वर हो ही नहीं सकता है, उसी में से मारेगा, आ से लेकर के औ तक वाले, वहां नहीं आना, गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, इसको ध्यान देना। दूसरा चीज जो है, रा को और किस नाम से जानते हैं, ला को और किस नाम से जानते हैं।
इसको जानते हैं। दूसरी बात की अगर हम बात करें, दूसरी बात हम आपको यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, प्रकंपित ध्वनि। प्रकंपित, जिसको प्रकंपन हो, प्रकंपित ध्वनि किसको कहते हैं? प्रकंपित ध्वनि की अगर बात करें तो प्रकंपित ध्वनि या इसी को लुंठित ध्वनि भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न में आ जाए कि प्रकंपित या लुंठित ध्वनि कौन सी है, तो आप घबराइएगा नहीं, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। लुंठित ध्वनि रा को कहा जाता है। जो आपका रा है ना, इसको लुंठित ध्वनि कहा जाता है। तो रा को लुंठित ध्वनि कहा जाता है। और तीसरी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें ला भी है। ला को हमारा क्या कहा जाता है? जो ला है इसको हम कहते हैं पार्श्विक ध्वनि। पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि जो होता है वह होता है ला। तो आपको यह भी याद रखने की जरूरत है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय था कि इसमें पार्श्विक कौन सा है, लुंठित कौन सा है। अंतस्थ व्यंजनों को आपने देख लिया, उस संघर्षी व्यंजनों को देख लिया। अब इसके बाद जो है हमको इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। प्रश्न का प्रकृति देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे साथ मिल सकते हैं, हमको मिल सकते हैं, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा दो एक क्वेश्चन हम इसको देख लेते हैं। हालांकि मैं प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा, इसका प्रैक्टिस सेट में लेकर के आता हूँ। प्रैक्टिस सेट अब इसके बाद, ये टॉपिक आज यहाँ पे समाप्त हो रहा है, इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट जरूर चलेगा। प्रैक्टिस सेट जब चलेगा तो इसमें सारे प्रश्नों को, कम से कम 100 प्रश्नों का मैं प्रश्नोत्तरी लेकर के आऊंगा, जिसमें प्रैक्टिस सेट इसमें, जिसमें इनसे जितने भी प्रश्न बनने लायक हैं वो सभी बना देंगे। आइए थोड़ा सा दो एक प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं कैसे बन सकता है। इससे पहले चार वर्णों की बात और कर लेते हैं थोड़ा सा। चार वर्ण ऐसे हैं हमने जिनको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। हालांकि इसको मैं बता चुका हूं, संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। संयुक्त व्यंजन, ये देखिए, संयुक्त व्यंजनों में आपने क्या देखा है? छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये देखा है। ये संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, इनको यह देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो वर्णों के मिल से बनता है, दो या दो से अधिक वर्णों के। छ है तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो भी वर्ण है बिना स्वर के पहली बात तो पूरा नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, किन किन वर्णों से मिलकर के बना है? तो का और सा, जो मूर्धन्य सा है, और प्लस आ। आपको ऑप्शन में दो तरह से मिल सकता है, या तो ये ऑप्शन में दे सकता है, हमने पूरी तरह से इनका वर्गीकृत कर दिया है। लेकिन आपको अगर मान लीजिए ऑप्शन में इस तरह से दे दे का और प्लस सा, यहाँ पर देखिए का के नीचे हलंत लगा है और शा के नीचे हलंत नहीं लगा है। इसके नीचे हलंत नहीं लगा है यानी कि आ इसमें इंक्लूड हो चला है, तो ये ऑप्शन मिल सकता है। तो संयुक्त वर्ण व्यंजनों में यह वर्ण ये इस तरह से होता है। दूसरा चीज त्रय किससे बना है? तो त बना है, त, र और अ, इन वर्णों से मिलकर के बना है। इसको दूसरी तरह से आप इस तरह से देख सकते हैं, त और र से मिलकर त्रय बना है। इसकी अगर बात करें, बहुत अधिक पूछा जाने वाला ये, और ये बहुत अधिक पूछा जाता है। इसमें जा है, जा और मिया और आ, इसको दूसरी तरह से कैसे लिखा जा सकता है? जा प्लस या, इस तरह से लिखा जा सकता है। इन वर्णों के मेल से यह बना हुआ है। स्रा को बड़ा सा है, तालुषा है, तालुषा के साथ रा होता है और प्लस आ होता है। आप यह ध्यान दीजिएगा कि जब आप वर्ण विच्छेद कर रहे हो, वर्णों को विच्छेद कर रहे हो, वर्णों को अलग कर रहे हो, तो कभी भी सा को ऐसे मत लिखिएगा अकेले में। सा को अगर वह स्वर रहित लिखना है तो इस प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये होता है।
या इसको दूसरी तरह से कैसे लिखा जा सकता है, शा लिख दें और रा लिख दें, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो ऐसे हमने देखा, क्या देखा कि संयुक्त अक्षरों को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। एक प्रश्न आपका थोड़ा सा इससे हटके आ सकता है कि कह दे कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। द्वित्व व्यंजन वह होता है, अगर हम बात करें द्वित्व व्यंजन की बात करें, हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार, पढ़ जो रहे हैं वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, और वर्ण विचार में हमारा जो टॉपिक आया है कि द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन की अगर हम बात करें कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है, द्वित्व व्यंजन, क्योंकि अभी रिसेंटली सीटेट की परीक्षा में, सॉरी टेट की परीक्षा में स्पष्ट पूछ लिया गया था कि इनमें से द्वित्व व्यंजन किसमें है, क्योंकि अब वर्ण विचार में थोड़ा सा कठिनाई का स्तर बढ़ने लगा। तो द्वित्व व्यंजन की अगर बात किया जाए, द्वित्व व्यंजन वह होता है कि सेम वर्ण से पहले वही वर्ण जो है स्वर रहित आ जाए, जो वर्ण आने वाला है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट कुछ अगर लोग लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, आइए अब हम देखते हैं द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। द्वित्व व्यंजन पे हम चलते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द्वित्व व्यंजन ऐसा हमने क्या बताया कि ऐसे वर्ण, हमने क्या बताया कि ऐसे वर्ण जिनसे पहले वही वर्ण स्वर रहित हो, उसको हम कहते हैं कि द्वित्व व्यंजन, उसको हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। जैसे अगर हम कह दें, अगर हम आपको कह दें कि सच्चित, एक शब्द हम लिख रहे हैं कि कह दें कि सच्चित, यहां पर देखिए ये जो है द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन कौन सा है, यही व्यंजन है द्वित्व व्यंजन, कि इस चा से पहले देखिए चा आया है लेकिन स्वर रहित है। आपको अगर हम कह दें तट्टिका, अगर हमने कह दिया तो द्वित्व व्यंजन अगर आपसे पूछ लिया कि इसमें द्वित्व व्यंजन क्या है, तो आधा टा और टा। अगर हम आपको कह दें लिख दें कक्का, पक्का लिखें सीधे, जिसको आप बहुत लोग जानते हैं, पक्का अगर हमने लिख दिया तो ये देखिए क्या हो गया, द्वित्व व्यंजन हो गया। हमने आपको लिख दिया सट्टा, तो यहां पर ये द्वित्व व्यंजन हो गया। हमने आपको लिख दिया लुच्चा, यहां पर द्वित्व व्यंजन हो गया। हमने लिख दिया तल्लीन, लिख दिया, यहां पर द्वित्व व्यंजन ला है। तो ऐसे प्रश्न पूछता है कि इसमें से द्वित्व व्यंजन कौन सा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कोई भी वर्ण लिख दे तो उस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इस प्रकार से आपने अभी देखा वर्ण विचार का जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसमें आपने क्या देखा, संयुक्ताक्षर भी देख लिया, पार्श्विक ध्वनि भी देख लिया, प्रकंपित ध्वनि देख लिया, लुंठित ध्वनि देख लिया कि, और अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं यह भी देख लिया। यहाँ से प्रश्न जरूर आ सकते हैं। दूसरा चीज, अंतस्थ व्यंजनों में इतनी चीजों के साथ साथ आपने देखा उष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इसमें ये भी उष्म संघर्षी की श्रेणी में आते हैं जो विदेशी व्यंजन, आगत व्यंजन आ गए हैं। इसके साथ ही आपने क्या देख लिया, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों को देख लिया, इसमें प्रश्न कैसे बन सकते हैं, इन प्रश्नों को आपने देख लिया। तो इस प्रकार से आज जो है हमारा वर्ण विचार का जो टॉपिक है यह समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम आपके सामने लेकर के कल अगले वीडियो में शब्द विचार का लेकर के आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम 100 प्रश्नों का वर्ण विचार पर एक प्रश्नोत्तरी जरूर लेकर के आएंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक और शेयर अवश्य करें। और संपूर्ण कोर्स पाने के लिए जो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी कोचिंग का नंबर दिया है, उस नंबर पर संपर्क करके आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग करना चाहें या ऑनलाइन कोचिंग करना चाहें, दोनों मोड में हमारे यहाँ उपलब्ध है। जो लोग आ नहीं सकते हैं यहाँ पे, वो ऑनलाइन कोर्स का बैच हमारा स्टार्ट है, वहां से आप पैसा पेड करके हमारा जो है ऑनलाइन कोर्स पूरा ले सकते हैं। वहां पे आपको लाइव क्लास मिलेगा, डेली समय शाम 4 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगा। जो भी लोग पेड स्टूडेंट हैं, लाइव क्लास हमारे यहाँ चलती है, उनको लिंक जाती है, उस लिंक के माध्यम से लोग देखते हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं लाइव क्लास में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।